आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर मिस्ट्री सीरीज फ्रॉम के सीजन 1 एपिसोड 1 को। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी शहर की जहां जो भी एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। वीडियो शुरू होती है एक अजीब से छोटे शहर से। शाम होने वाली होती है और शेरिफ बॉयड पूरे शहर में घंटी बजाकर सबको घरों के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि रात होते ही बाहर निकलना मतलब मौत को बुलाना। हर कोई जानता था कि इस जगह पर अंधेरा होने के बाद बाहर रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। तभी शेरिफ को फ्रैंक नाम का एक आदमी नशे में धुत पड़ा हुआ मिला। शेरिफ ने उसे झकझोर कर उठाया और चिल्लाते हुए कहा कि उसे तुरंत अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। दूसरी तरफ फ्रैंक के घर पर उसकी पत्नी लॉरेन अपनी छोटी बेटी मैगन को सोने के लिए तैयार कर रही थी। मैगन बिस्तर पर लेटकर अपनी मासूमियत में दुआ मांग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी मैगन को अपनी खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने खिड़की के कांच से बाहर झांका तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बिल्कुल उसकी दादी जैसी दिख रही थी। उस औरत ने बेहद मीठी और फुसफुसाती हुई आवाज में मैगन को पुकारा और कहा कि वो उसे बहुत याद करती है। मैगन ने घबराते हुए कहा कि उसे रात में खिड़की खोलने की इजाजत नहीं है। मासूम मैगन उस छलावे को सच समझ बैठी और उसने जैसे ही खिड़की का लॉक खोला वो बूढ़ी औरत एक खौफनाक और डरावने साये में बदल गई। अगली सुबह जब शेरिफ और टाउन के लोग वहां पहुंचे तो पूरा कमरा खून से सना हुआ था। फ्रैंक अपनी पत्नी और बेटी की लाशों को देखकर बुरी तरह टूट चुका था और फूट फूट कर रो रहा था। शेरिफ बॉयड का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फ्रैंक का कॉलर पकड़ा और चिल्लाए कि एक मर्द अपने परिवार की हिफाजत करता है और तुमने खिड़कियों को कीलों से बंद क्यों नहीं किया। यह इस टाउन का सबसे पहला और कड़ा नियम था जिसे फ्रैंक भूल गया था। उसी सुबह इस खौफनाक हादसे से अनजान मैथ्यूज परिवार अपनी आरवी रिफ्रेशमेंट व्हीकल में सवार होकर इसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी सड़क के ठीक बीचों बीच उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। जिम ने गाड़ी रोकी। वो पेड़ किसी तूफान से नहीं गिरा था, बल्कि उसे जानबूझकर वहां रखा गया था ताकि कोई आगे न जा सके। मजबूरन जिम को गाड़ी मोड़कर एक दूसरे रास्ते पर जाना पड़ा, जो उन्हें सीधे उसी भूतिया और अभिशप्त कस्बे की तरफ ले जा रहा था जहां से कोई कभी वापस नहीं लौट सका था। जिम लगातार गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि वे घूम फिरकर वापस उसी जगह पहुंच गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने किसी रास्ते पर कोई गलत टर्न नहीं लिया था, लेकिन फिर भी सामने वही टूटा फूटा कस्बा और वही अजीब से लोग दिखाई दे रहे थे जो उन्हें बेहद अचरज और बेबसी से देख रहे थे। टाउन के लोग इस मंजर के आदी हो चुके थे। उन्हें पता था कि जब कोई नया मुसाफिर इस रास्ते पर आता है तो वो पहली बार में ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिम ने दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई, रफ्तार तेज की और पूरी ताकत से गाड़ी को उस टाउन से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के बाद भी कुछ ही मिनटों में उनके सामने फिर से वही पुराना चर्च, वही कब्रिस्तान और वही कस्बे के मकान आ खड़े हुए। ताबिथा घबराकर चिल्लाने लगी कि ये नामुमकिन है, हम एक ही सड़क पर बार बार गोल गोल घूम रहे हैं। कस्बे के लोग समझ चुके थे कि ये नए लोग अपनी जिद में तब तक गाड़ी दौड़ाते रहेंगे जब तक इनका तेल खत्म नहीं हो जाता या कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। सामने से आ रही मैथ्यूज परिवार की आरवी अचानक अनियंत्रित हो गई। जिम का ध्यान पूरी तरह भटक चुका था और ठीक उसी वक्त सामने से न्यूयॉर्क की प्लेट वाली एक और तेज रफ्तार कार आ रही थी। दोनों गाड़ियों के बीच एक भयानक और दिल दहला देने वाली टक्कर हुई। एक जोरदार धमाके के साथ मैथ्यूज परिवार की आरवी सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, जबकि जेड की कार के परखच्चे उड़ गए। आसमान में सूरज तेजी से ढल रहा था और टाउन के लोगों के चेहरे पर अब एक्सीडेंट से ज्यादा इस बात का खौफ था कि सिर्फ 2 घंटे की रोशनी बची थी। अगर अंधेरा होने से पहले इन सभी घायलों को सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया गया तो आज रात लाशों का ढेर लगना तय था। एक्सीडेंट के बाद चारों तरफ सिर्फ खौफनाक सन्नाटा और धुआं बिखरा हुआ था। जेड की कार से टोबी जैसे तैसे बाहर निकला। वो खून से लथपथ था और बुरी तरह कांप रहा था। टाउन की मेडिकल इंचार्ज क्रिस्टी तुरंत वहां पहुंची और उसने टोबी के जख्मों को संभालते हुए उसे क्लिनिक भेजने का इंतजाम किया। लेकिन असली मुसीबत तो जेड के साथ थी, जो कार के मलबे में फंसा हुआ था और चोट के सदमे की वजह से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ईथन आरवी के पिछले हिस्से में फंसा हुआ था और आरवी की एक मजबूत टेबल का लोहे वाला पैर उसके पैर के आर पार हो चुका था। मासूम बच्चा दर्द से तड़प रहा था और उसका खून तेजी से बह रहा था। जिम घबराकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जानता था कि जरा सी लापरवाही उसके बेटे की जान ले सकती है। उन्होंने जिम को शांत रहने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वे सब मिलकर उनके परिवार को बचा लेंगे। क्रिस्टी ने बिना वक्त गंवाए जिम को समझाया कि ईथन की जान बचाने के लिए टेबल के लोहे के पैर को आरवी के बाकी हिस्से से काटकर अलग करना होगा।
लेकिन इसके लिए जिम को बिल्कुल शांत रहकर ईथन के सिर और गर्दन को संभालना होगा ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान न पहुंचे। बॉयड ने ताबिथा और जूली को केनी और एलिस के साथ टाउन की तरफ रवाना कर दिया, जबकि वो खुद क्रिस्टी और जिम की मदद के लिए आरवी के अंदर ही रुक गए। परिवार दो हिस्सों में बंट चुका था और दोनों ही तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। बॉयड ने तुरंत आरवी की खिड़कियों और दरवाजों को ढकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पास रखा एक अजीबोगरीब पत्थर टैलिस्मैन निकाला, जिस पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं, और उसे आरवी के दरवाजे पर टांग दिया। जिम हैरान होकर उन्हें ये सब करते देख रहा था और बार बार पूछ रहा था कि आखिर वे इस गाड़ी को किससे सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयड ने खिड़की का आखिरी कोना ढकते हुए गहरी सांस ली और कहा कि कुछ ही पलों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इस टाउन का असली सच क्या है, और उम्मीद करो कि ये पत्थरों का तावीज़ आज रात अपना काम कर जाए। केनी और एलिस ताबिथा और जूली को लेकर जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे। तभी अचानक केनी को एहसास हुआ कि हड़बड़ी में वे सड़क पर बिछी नुकीली कीलों वाली पट्टी को हटाना भूल गए थे, जिसकी वजह से उनकी खुद की गाड़ी के टायर फट चुके थे। अब उनके पास कॉलोनी हाउस तक पैदल भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्रिस्टी और जिम पूरी ताकत से ईथन के पैर में फंसे मलबे को अलग करने में जुटे थे। तभी गाड़ी की पतली दीवारों के पार बाहर के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आरवी के बिल्कुल पास टहल रहा हो और धीरे धीरे उसके लोहे के ढांचे को थपथपा रहा हो। क्या इस अजीबोगरीब कस्बे का कोई अंत है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे के हिस्सों के लिए जुड़े रहें।